बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरा फ़ेसबुक का पेज भी बना हुआ है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जर्मनी के नाम से। उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी उसमें ऐड है। आप व्हाट्सअप पर भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जर्मनी पहुँचा कैसे जाए। तो मेरे वो फ्रेंड्स ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट में हैं, ओमान में, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, दोहा वगैरह में, उनके लिए तो आसान है बनिस्बत इंडिया या पाकिस्तान से आना। जो मेरे फ्रेंड्स इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए भी वही प्रोसेस है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसमें। बाकी जो मिडल ईस्ट में हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता, वो इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। आपको अपनी कंपनी से एक लेटर लेना होता है यूरोप का वीज़ा लगवाने के लिए कि मैं वेकेशंस पर यूरोप जाना चाह रहा हूँ, और सिर्फ कंपनी ने इतना ही जस्टिफाई करना होता है कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है और ये छुट्टियों के बाद वापस आके हमें ज्वाइन करेगा। और उसके अलावा आपने एक हैंडसम अमाउंट शो करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। उसमें इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जितने टाइम का आप प्लान करके जा रहे हैं तो उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। सपोज़ अगर आप 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो 1 मंथ का आपका वहाँ स्टे, खाना पीना, ट्रैवलिंग, बाय एयर आना जाना, और उसको आप इजीली जस्टिफाई कर सके कि हाँ, आपकी इतने अमाउंट में आप इजीली अपनी वेकेशंस गुजार के आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स, फ्रेंड्स यूरोप जाके असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं। उसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एम्बेसी वाले देखते हैं कि अगर बंदा फैमिली के साथ आ रहा है तो वो उसमें उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसने वापस आना है, कि फैमिली के साथ वो वहाँ कहाँ घूमता फिरता रहेगा इतने टाइम तक। और दूसरा, अगर आपने जर्मनी में आके असाइलम करना है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि आपका जब तक प्रोसेस चलता रहता है असाइलम का, इवन कि वो कई साल तक चलता रहे, 2-3 साल या 5 साल तक, तो उसमें आपको इतनी अमाउंट वो दे देते हैं इंक्लूडिंग योर किड्स, पर हेड के हिसाब से 300 यूरो, जो कि एक सफिशेंट अमाउंट है। अगर आपके 3 बच्चे हैं और टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको 1500 यूरो तो आपको ईज़िली मिल जाता है, और आपको अकोमोडेशन भी उनकी तरफ से होती है, यूटिलिटी बिल्स भी आपको नहीं देने होते। तो 1500 यूरो, जो कि एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, 3 लाख से भी ज़्यादा बनता है। तो उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो और दूसरा, आपको ये परेशानी नहीं होती कि असाइलम केस पास होता है या नहीं होता, आपने वापस भी जाना है।
और फैमिली को, अगर आप फैमिली को साथ लेकर नहीं जाते तो फिर आपने एक हैंडसम अमाउंट पाकिस्तान अपनी फैमिली के लिए भी भेजनी होती है सपोर्ट के लिए, कि ज़ाहिर सी बात है वो कैसे सरवाइव करेंगे आपके बगैर। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप असाइलम का इरादा रखते हैं तो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं। जी फ्रेंड्स, तो अब जर्मनी में पहुंचा कैसे जाए। तो मैंने अपने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि जर्मनी आने के लीगल और इलीगल दोनों वेज़ हैं। इलीगल वेज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, उसमें जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी कि लोग एजेंट्स के थ्रू बाय एयर भी आते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके ख़तरनाक रास्तों से भी आते हैं, उसमें उनकी जान का भी रिस्क होता है। तो वो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जो लीगल वेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप स्टडी वीज़े पर यूरोप की किसी भी कंट्री या जर्मनी आ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और स्टडीज़ के अलावा दूसरी कैटेगरी जॉब सीकर वीज़ा की भी है, क्योंकि इन प्रोसेसेस में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कॉस्ट आती है। आपको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट उनके ब्लॉक अकाउंट में डालनी होती है, 10,000 यूरो या इससे भी कुछ ज़्यादा आपको उनके ब्लॉक अकाउंट में डालनी होती है, और वो बाद में आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक पर मंथ देते रहते हैं। तो यहाँ यूरोप में जो भी लोग ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से, इवन के यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ लाइक बल्गारिया, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया, ये कंट्रीज़ यूरोप कॉन्टिनेंट में तो आते हैं, लेकिन ये शेंजन के जो 26 कंट्रीज़ हैं उसमें नहीं आते। तो इन कंट्रीज़ से जो भी लोग हैं उनको शेंजन के कंट्रीज़ में आने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। उनके लिए एक कदरे आसान प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वो लोग भी विज़िट पर यहाँ आते हैं और असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मिडल ईस्ट या पाकिस्तान, इंडिया से भी जो भी फ्रेंड्स आते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर विज़िट वीज़ा पर ही आते हैं। और अब ये विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे 2 वेबसाइट्स शेयर करने लगा हूँ, उसको आप देख लें। थोड़ा सा मैं आपको उसमें गाइड भी कर देता हूँ किस तरीके से उस वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई करना है। ये एक वेबसाइट है VFS ग्लोबल के नाम से। इसमें आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि आप किस कंट्री में रहते हैं, किस कंट्री से आप अप्लाई करेंगे वीज़ा। जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, जो इंडिया में या दूसरे किसी मिडल ईस्ट के जिस भी कंट्री में हैं। और आपने कहाँ जाना है, यूरोप के किस कंट्री में जाना है। इस यूरोप के अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी इसमें शो हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA वगैरह। लेकिन सम केसेस में आप हर कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप ओमान में हैं तो इनका मस्कत में ऑफ़िस है, वहाँ पर आप यूरोप के एक ही कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो नीदरलैंड है। अगर आपको नीदरलैंड का विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं शेंजन के 26 कंट्रीज़ में। और बाकी कंट्रीज़ का आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने कंट्री का नाम डालना है और किस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना है, तो वो आपको आपकी रेलेवेंट वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, आप गूगल पर जाकर VFS पाकिस्तान लिख दें, VFS इंडिया लिख दें, VFS ओमान लिख दें, तो वो आपको आपकी रेलेवेंट वेबसाइट पर ही ले जाएगा। वहाँ से आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने ओमान से यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, तो VFS ग्लोबल
या VFS ओमान लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करें। यहाँ पर अपना छोटा सा एक लॉगिन बनेगा, यूज़र नेम और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। उस लॉगिन के में आप लॉगिन करके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ये सामने आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। समटाइम्स ये अपॉइंटमेंट बुक करने के भी चार्जेस लेते हैं। अगर आप ओमान में हैं 10 से 15 रियाल तक चार्ज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने का। और अपॉइंटमेंट आपको नॉर्मली अभी कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो। पहले तो 2 वीक्स, 1 वीक या विदिन अ मंथ आपको मिल जाती थी अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपने देखना है कि आपने किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीज़ा भी है, शॉर्ट स्टे शेंजन वीज़ा भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है, लॉन्ग स्टे वीज़ा भी है। काफ़ी कैटेगरीज़ ये आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर आपने विज़िट करना है तो आप टूरिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ओवरव्यू में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। वीज़ा फ़ीस कितनी है वो यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आप फ़ीस भी देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए भी आपको टैब नज़र आ रहा है। यहाँ से आप एक फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ॉर्म। और फॉर्म के साथ फिल करने के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मज़ीद चाहिए वो भी साथ लिंक आ रहा है, उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। फ़ोटो की स्पेसिफ़िकेशंस क्या होंगी, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, ये सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं। इसको आप तसल्ली से बैठ के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप उनसे फ़ोन पर भी रब्ता करके अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये है VFS ग्लोबल का तरीक़ाकार। इसके अलावा एक और वेबसाइट भी है BLS स्पेन के नाम से। वो सिर्फ स्पेन का वीज़ा देते हैं। उसका प्रोसेस कदरे आसान है और उसमें वीज़ा मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं इसकी निस्बत। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है क्योंकि नीदरलैंड के जो, अगर आप ओमान में, मैं ओमान की बात कर रहा हूँ, ओमान से आप VFS के थ्रू नीदरलैंड का ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूरोप में। ये BLS स्पेन ओमान की वेबसाइट है। इसमें भी आप अपने कंट्री के हिसाब से BLS पाकिस्तान भी सर्च कर सकते हैं, BLS इंडिया भी कर सकते हैं, या मिडल ईस्ट के जिस भी कंट्री में इनकी सर्विस है आप सर्च कर सकते हैं, आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। इनकी अपॉइंटमेंट मेरे ख़्याल में उसके चार्ज नहीं करते, आप इसको देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको फ्री मिल जाएगी। बाकी चार्जेस, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस, वो आप बाकी डिटेल्स इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की फोर्जरी या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक भी छोटा सा भी डॉक्यूमेंट आपका पकड़ा जाता है तो उनके पास आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, पासपोर्ट होता है, तो वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है और नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम्स दोबारा फेस हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की कोशिश करें और कोई भी फॉल्स या फेक डॉक्यूमेंट उनको सबमिट ना करवाएं। पहले डॉक्यूमेंट्स अपने मुकम्मल तौर पर सही डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। जी फ्रेंड्स, ये तो था आपके कमेंट्स का जवाब कि जर्मनी कैसे पहुंचा जाए। अब आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि समटाइम्स कुछ लोगों को डबलिन के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। व्हाट इज़ डबलिन? अब मैं आपको डबलिन के बारे में बताता हूँ। डबलिन बेसिकली यूरोपीय यूनियन का एक कानून है। जो यूरोपीय शेंजन के 26 ममालिक हैं उनका ये कानून है। कोई भी शख्स या फैमिली या लोग ग्रुप की सूरत में जिनकी जान को ख़तरा है, वो अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं, उनके मुल्क में जंग लगी हुई है,
तो वो यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ के जिस भी मुल्क में सबसे पहले लैंड करेंगे, चाहे बाय एयर या बाय रोड, जिस भी कंट्री में सबसे पहले इंटर होंगे उस मुल्क की ही ज़िम्मेदारी होगी उन पनाहगज़ीनों को संभालने की। ये इनका कानून है। तो होता क्या है कि लोग जो असाइलम करने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर मैं आपको इटली की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान से इटली का वीज़ा निस्बतन कदरे आसान है शेंजन के बाकी कंट्रीज़ के निस्बत। तो इटली वाले क्या करते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप विज़िट वीज़ा पर आए हैं, तो वो आपके फ़िंगरप्रिंट्स ले लेंगे। फ़िंगरप्रिंट्स भी 10 उंगलियों के। जी हाँ, जब भी आपकी 10 उंगलियों के फ़िंगरप्रिंट्स ले लिए जाएं तो आप यही समझें कि वो आपके असाइलम के हवाले से उन्होंने फ़िंगरप्रिंट्स अपने पास रिकॉर्ड में रख ली हैं। अब आप जिस भी कंट्री में असाइलम करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा इसके फ़िंगर्स इस जिस कंट्री में है उसी कंट्री में जाके इसने असाइलम करना है। मिसाल के तौर पर आप इटली आए हैं, इटली के एयरपोर्ट पे लैंड किया है, वहाँ पर आपकी 10 उंगलियों के फ़िंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं और लेकिन आप इटली में नहीं करना चाहते असाइलम, और आप वहाँ से छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर आपको जेल की तरह में या कैदियों की तरह तो नहीं रखा जाता, आप कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वैसे भी बॉर्डर्स ओपन हैं, आप बाय रोड ट्रैवल करके इजीली जा सकते हैं जर्मनी तक। तो आप जर्मनी जाते हैं, वहाँ जाके अपना केस सबमिट करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, वहाँ पर भी आपके फ़िंगर्स लिए जाते हैं। तो वो आपके फ़िंगर्स जर्मनी के साथ एक छोटा सा मुल्क लगता है लक्ज़मबर्ग। ये कभी जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो अलग से मुल्क है और शेंजन में ही आता है। तो वहाँ इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये फ़िंगर्स वेरीफाई होते हैं। इसमें 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता या 1 महीने में वो वहाँ से रिकॉर्ड आ जाता है कि अगर इस बंदे के फ़िंगरप्रिंट सबसे पहले इटली में निकल आए हैं और उसने जर्मनी में केस किया हुआ है, तो वो आपको एक लेटर भेज देंगे कि आपके फ़िंगरप्रिंट्स इटली में निकल आए हैं, यानी कि आपकी, इसको कहते हैं कि आपकी डबलिन निकल आई है। तो उस केस में वो आपको डिपोर्ट करेंगे इटली में, या आपको ट्रांसफ़र, इसको कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र कर देंगे इटली में बाय एयर। आपको वो उनकी टाइमिंग्स का किसी को भी नहीं पता होता, वो मौत के फरिश्तों की तरह आधी रात को भी आ सकते हैं, आपको कहीं से काम करते हुए भी उठा सकते हैं, वो उठा के आपको इटली में ले जाएंगे अगर आपकी इटली के फ़िंगर्स हैं। अगर स्पेन के फ़िंगर्स हैं तो स्पेन में भेज देंगे, अगर फ्रांस के हैं तो फ्रांस में भेज देंगे। तो ये इनका कानून है, तो वो आपको हर सूरत में वहाँ भेजेंगे। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि आप फ़िंगरप्रिंट से बचें, कुछ ऐसा तरीका अपनाएं, तरीक़ाकार। अगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान से तो ज़्यादातर लोगों ने यही बताया है कि जो इटली आते हैं तो इटली वाले लाजमी फ़िंगर्स ले लेते हैं। और अगर आप स्टडी वीज़ा पर आए हैं और आपके फ़िंगर्स नहीं लिए गए तो भी आपकी डबलिन नहीं निकलती। जो फ़िंगर्स जब लिए जाते हैं तब ही आपको डबलिन का इशू फेस करना पड़ता है। तो फ़िंगर्स से जहाँ तक हो सकता है आप बचें। अगर आपको कोई बता देता है कि इस कंट्री में फ़िंगर्स नहीं लिए जाएंगे, ख़ास तौर पे विज़िट वीज़ा पर, तो कोई इशू नहीं है, फिर आप जर्मनी में कर सकते हैं असाइलम। और आप स्टडी करने के लिए यूरोप के जिस भी कंट्री में आए हैं स्टडीज़ पर, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आपका डबलिन का आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, डबलिन के बाद अब आते हैं डिपोर्टेशन की तरफ। किन किन केसेस में और किस तरह के इश्यूज़ में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। जी, डिपोर्टेशन का एग्जैक्टली टाइम तो किसी को भी नहीं पता होता, ये इनके अपने प्लान्स होते हैं। लेकिन जब आपकी जो ग्रीन हाउस वाइस मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी पार्ट 1 में, उस ग्रीन हाउस वाइस पर एक रेड क्रॉस लग जाता है,
उसको कहते हैं डोलडुंग। वो जब डोलडुंग लग जाती है तो उसके बाद कभी भी किसी भी टाइम डिपोर्ट कर सकते हैं आपकी कंट्री में। वो डोलडुंग नॉर्मली 3 महीनों के बाद भी लग जाती है। 3 से पहले तो कम ही शायद इसके चांसेस कम है, क्योंकि 3 महीने का प्रोसेस तो उनको एटलीस्ट चाहिए होता है टाइम। सम टाइम साल बाद लग जाती है। लेकिन वो डोलडुंग या रेड क्रॉस लगे हुए कई कई साल भी गुजर जाते हैं, 5 साल 10 साल। अगर आपका केस चल रहा है तो आपको काम की परमिशन भी मिल गई है। कुछ लोगों का इस तरह का माइंड सेट बन जाता है कि डोलडुंग लग गई है, वर्क परमिशन मिल गई है, तो मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए और अब मैंने इतने पैसे यहाँ पर कमा लिए हैं, मुझे अब खुदा न खास्ता कभी डिपोर्ट कर भी दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाकिस्तान जाके कोई बिज़नेस कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों का इस तरह का माइंड होता है। लेकिन डोलडुंग के बाद जो रेड क्रॉस लग जाता है उसके बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नॉर्मली इतनी जल्दी ये भी डिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा होता है कि एक बंदा इतनी मुश्किलों से हमारे मुल्क में आया है, कोई मुश्किल तरीक़ों से या एजेंट के थ्रू या मुश्किल दुश्वार गुज़ार रास्तों से होकर आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर आए हैं, तो उनको इतनी मोहलत दे देते हैं 2 3 4 साल की कि वो हमारे मुल्क में काम कर लें, पैसे कमा लें। उसके बाद अगर उसका केस पास ना हुआ तो फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि डोलडुंग या रेड क्रॉस किन केसेस में किस सूरत में लगता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ये बहुत ही बारीक बीनी से डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं आपके। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी दिखाया था, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। आपकी कन्वर्सेशन रिटन फॉर्म में भी होती है, आप साइन भी करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है। मोस्ट प्रोबेबली कैमरा में इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग ज़रूर होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होती है आप जो कुछ भी कह रहे हैं। तो सबूत अगर आपके पास नहीं भी हैं तब भी वो आपकी कंट्री में इनके एजेंट्स होते हैं लॉयर्स की सूरत में। जी फ्रेंड्स, पाकिस्तान में बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो इनसे फंडिंग लेते हैं और वो आपके घर में या आपके इर्द गिर्द के इलाके से आपकी मालूमात लेकर इन तक पहुंचाते हैं। कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहता है कि उसकी दुश्मनी है किसी के साथ और उसकी जान को ख़तरा है, उसके साथ काफ़ी मर्डर अटैम्प्ट हुए हैं, एक बार या एक से ज़ायद बार, तो यकीनी तौर पर आपके हमसायों को या आपके करीबी लोगों को इस बात का इल्म होता है अगर आप पे कोई मर्डर अटैम्प्ट हुआ है। और कुछ नहीं, अगर पुलिस केस बना है तो पुलिस में भी इसका रिकॉर्ड होता है, या अगर न्यूज़पेपर में आया है, तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लॉयर्स वो ले लेते हैं और वो जर्मन एम्बेसी तक पहुंचाते हैं और जर्मन एम्बेसी यहाँ आपके जो रेलेवेंट इदारा जो आपको डील कर रहा है बाम्फ तक पहुंचा देते हैं। जी फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए, और वीडियोस को लाइक भी करें और प्लीज़ कमेंट्स भी करते रहें। मैं आपको अगली वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब देता रहूँगा। ठीक है, शुक्रिया। अपना और अपने करीबी सब दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।